ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. હરિપાપા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજની અંદર તમારું સ્વાગત છે. કેમ કે આજે આપણે પેલી અહીંયા વાત કરવાના છીએ એફવાય બીએ કમ્પલસરી હિન્દી. હરિપાપા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ તરફથી તમારું સ્વાગત. અને આજથી આપણે છે એ કમ્પલસરી હિન્દીના વિડીયો છે એ આપણે એની અંદર આપણે કમ્પલસરી હિન્દી વિશે વાત કરશું. આપણી એપની અંદરથી તમારે બધાએ છે કમ્પલસરી હિન્દીનો સિલેબસ છે એ ડાઉનલોડ કરી લેવો, જેથી કરીને અહીંયા વિડીયોની અંદર તમને જે કંઈ કરાવવામાં આવે એના વિશે તમને विशेष माहिती મળે કે શેના વિશે વાત કરી રહ્યા છે. तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे एफवाय बीए कंपलसरी हिंदी. तो कंपलसरी हिंदी के अंतर्गत हमारे अभ्यासक्रम में थोड़ी बहुत कहानियां और व्याकरण के बारे में बात करनी होगी. तो हम कहानियों के प्रारूप में, प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले हमें जो यहाँ स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को समझना होगा. क्यों? यदि इस प्रकार को हमने नहीं समझा तो आप क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में क्या लिखने वाले हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी अंदाज नहीं हो सकता. तो सबसे पहले हमारे अभ्यासक्रम में 5 कहानियां है. तो कहानियां क्या है, हम कहानी किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ इस प्रारूप को देखना होगा. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि काव्य, आपको पूछा जाए कि काव्य किसे कहते हैं, तो आप तो मुझे एक ही जवाब देंगे, मैडम जो कविता के रूप में है वो काव्य है. लेकिन ये परिभाषा गलत है. क्यों? क्योंकि आपको आज तक किसी ने काव्य की स्पष्ट परिभाषा दी ही नहीं है. काव्य की परिभाषा यदि स्पष्ट ना हो तो आप कहानियां पढ़े या उपन्यास, उसका कोई अर्थ नहीं रहता. क्योंकि आपको उसका स्वरूप, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो साहित्य प्रकार है वही नहीं पता है, तो आप कहानियों को पढ़कर क्या करेंगे. इसीलिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें ये ज्ञात होना आवश्यक है कि वो ग्रंथ किस प्रकार का है. पद्य प्रकार का है, गद्य प्रकार का है, यदि पद्य प्रकार का है तो खंड काव्य है, महाकाव्य है, कौन से प्रकार का ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आप जो कहानियां पढ़ने वाले, आप यहाँ किसी ग्रंथ की सामग्री को, विषय वस्तु को नहीं पढ़ने वाले, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों को लेकर, अलग अलग हेतु को लेकर, अलग अलग कंटेंट को लेकर जो यहाँ 5 कहानियां है उस 5 कहानियों को पढ़ने वाले हैं. तो कहानियां क्या है, इस कहानी के उद्देश्य क्या होते हैं, कहानी ही क्यों हमें पढ़नी है, उन सभी का उत्तर यहाँ से मिलेगा आपको. तो सबसे पहले काव्य, आपकी जो भ्रांति है वो मैं दूर कर दूं कि जो पद्यबद्ध है, जो श्लोक में रचनाएं है वही काव्य नहीं है. काव्य यानी कि कवि की कृति, उसे काव्य कहते हैं. कोई भी कवि हो, कैसा भी साहित्य प्रकार लिखे, गद्य लिखे, पद्य लिखे, चंपू लिखे, महाकाव्य, खंड काव्य, किसी भी प्रकार की कृति हो, लेकिन जो कवि के द्वारा लिखित कृति है उसे क्या कहा जाता है? काव्य. काव्य जो छंदबद्ध रचना है वो काव्य है, छंदों में बद्ध है वो काव्य है. वैसे तो काव्य शास्त्र में कई काव्य शास्त्रियों ने काव्य की अलग अलग परिभाषा देने का प्रयत्न किया है. उसको हम विस्तृत रूप से यहाँ नहीं देखेंगे. क्यों? क्योंकि परीक्षा में पढ़ाई में हमें आती नहीं. हमारा टारगेट क्या होता है? परीक्षा का सिलेबस. यही तो आज के शिक्षण की प्रॉब्लम है. काव्य की परिभाषा में सबसे बहुत ही आसान सरल रूप से विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम. जो वाक्य, आप जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? वर्ण के समूह से क्या बनता है? पद. और पद के समूह से किसकी रचना होती है? वाक्य की. तो जो रसपूर्ण वाक्य है, उस रसपूर्ण वाक्य को क्या कहा जाता है? काव्य को. जिसे पढ़कर
श्रोता के मन में आनंद की अनुभूति हो, श्रोता का जो चित्त है वो एकाग्र हो जाए, वो है काव्य। क्यों? क्योंकि काव्य के अंदर कवि ने अपने मनोभावों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया होता है। तो काव्य वही है जो आनंद की अनुभूति कराए, काव्य वही है जो रस से पूर्ण हो, काव्य वही है जिसमें मनोभावों का सुचारू रूप से विषय वस्तु कंटेंट को रखने का कवि ने प्रयास किया हो। तो ये काव्य है, दो प्रकार के हैं, स्वरूप के आधार पर और शैली के आधार पर। शैली, आप जिसे स्टाइल कहते हैं, वो है शैली। जो लिखने की प्रणाली है वो है शैली। हर कोई मनुष्य है वो अलग अलग भाषा में लिखता है। जिसे जो मनुष्य है वो लिखता है, उसकी मेथड अलग है। आप देख अपनी सहेली की यदि पुस्तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जो लिखते हैं उस लेखन शैली, लिखने की कला आपकी अलग है, तो आपकी सहेली की है वो लेखन कला कैसी है, अलग है। तो ऐसी लेखन कला जो आप जिसे लेखन कला नाम देते हैं, शायद उसे ही साहित्य में क्या कहा जाता है, शैली। जो लिखने की प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं, शैली। और स्वरूप, स्ट्रक्चर, हम किसी भी वस्तु की खरीदी करते हैं, चीज वस्तु को हमारे पास रखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसी लगती है। जो आपको कैसी के आंसर में जो मिलता है वही है स्वरूप। कि कोई भी कृति है उसका कोई ढांचा है, कोई स्वरूप है, तो स्वरूप के आधार पर दो प्रकार है प्रबंध का। यहाँ एक ऐड करना होगा आपको, श्राव्य काव्य और दूसरा होगा दृश्य काव्य। और श्राव्य के दो भेद, प्रबंध और मुक्तक। देखिए, स्वरूप के आधार पर दो, श्राव्य और दृश्य। आपने कभी इसके बारे में 12वीं कक्षा में शायद ही पढ़ा हो। तो श्राव्य काव्य किसे कहते हैं और दृश्य काव्य किसे कहते हैं? तो श्राव्य काव्य उसे कहते हैं जो हम पढ़कर या सुनकर सीख सके। जिसे हम पढ़कर या सुनकर सीख सके वो काव्य क्या है, श्राव्य काव्य है। और दृश्य काव्य क्या है? जैसे कि रामायण को हम पढ़ सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और उसके कंटेंट, विषय वस्तु को हम जान सकते हैं। और दृश्य काव्य क्या है? तो जिसे हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और कान के द्वारा सुन भी सकते हैं। तो जिसे देखा जाए और जिसे सुना जाए वो क्या है, दृश्य काव्य। जैसे कि नाटक, एकांकी आदि, वो है दृश्य काव्य। फिर से, जिसे हम पढ़कर और सुनकर याद रख सके या फिर उसका अध्ययन कर सके, उस काव्य को श्राव्य काव्य कहते हैं। और दृश्य काव्य जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने कानों द्वारा सुन सकते हैं, वो कौन सा है, दृश्य काव्य। नाटक आदि, जैसे कि अपने अभिज्ञान शाकुंतल है, उसमें अलग अलग पात्र है, वो स्टेज पर अपनी विषय वस्तु कंटेंट को रखते हैं, तब अपने जो वहां स्टेज पर नाटक हो रहा है उसे हम देख भी सकते हैं और सुनकर समझ भी सकते हैं। तो यहाँ जो देखा जाए और सुना जाए वो दृश्य काव्य, और जो पढ़ा जाए और सुनकर जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं वो श्राव्य काव्य। श्राव्य काव्य है, उसके दो प्रकार है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो हम प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? कौन सा है प्रबंध काव्य? तो प्रबंध काव्य यानी कि जिसमें एक धारावाहिक कथा वस्तु होती है वो प्रबंध काव्य है। धारावाहिक यानी कि ऐतिहासिक विषय वस्तु है, उसको लेकर जो काव्य बना है वो है प्रबंध काव्य। जिसमें कवि किसी भी नायक का जीवन से लेकर अंत तक
एक निरूपण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य वही है जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, याद रखना। तो किसी धारावाहिक यानी कि ऐतिहासिक कथा पर आधारित जो लिखा गया है वो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य के दो प्रकार है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही एक प्रकार है और खंड काव्य भी प्रबंध काव्य का ही प्रकार है। तो महाकाव्य, आपने प्रबंध काव्य में सुना कि ऐतिहासिक धारावाहिक कथा पर जो आधारित होता है वही प्रबंध, तो यानी कि महाकाव्य भी ऐसी ही कंटेंट के साथ चलता होगा, उसमें भी ऐतिहासिक घटनाओं का ही निरूपण होगा। तो महाकाव्य उसे कहते हैं कि जिस काव्य में कवि किसी नायक के जन्म से मृत्यु तक की घटना का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। फिर से याद रख लो कि कवि अपने नायक का जीवन से लेकर मृत्यु तक का वर्णन जिस काव्य में होता है वो महाकाव्य है। जबकि खंड, खंड शब्द से ही पता चलता है छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा। तो जिस काव्य में किसी भी बड़े धारावाहिक, एक बड़ा ग्रंथ है, उसमें से आधार लेकर किसी के एक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा हिस्सा नहीं पर छोटा सा एक खंड का जिसमें निरूपण हो, उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। महाकाव्य है, उसकी घटना है वो भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। खंड काव्य भी कैसा होना चाहिए? ऐतिहासिक ही होना चाहिए। ऐतिहासिक यानी कि सत्य घटना पर आधारित। महाकाव्य है, उसमें रस का निरूपण है, साहित्य के 9 रस है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और नवम शांत रस। तो महाकाव्य में कौन से रस मुख्य होने चाहिए? तो वीर, शांत या श्रृंगार में से कोई मुख्य रस होने चाहिए। खंड काव्य में भी वही है, पर फर्क इतना है, यहाँ नायक की जीवन से लेकर मृत्यु तक की कहानी आती है, इसमें गौण कथानक भी चलता है, जबकि खंड काव्य में गौण कथानक नहीं होता। मुख्य कथानक और उनमें आने वाली अंतर्गत कथाओं को गौण कथानक कहा जाता है। महाकाव्य में वो कथानक होता है जबकि खंड काव्य में नहीं होता। यहाँ जो खंड काव्य है उसका उदाहरण मैथिली शरण गुप्त रचित पंचवटी। पंचवटी में सीता के जीवन का थोड़ा सा जो हिस्सा है उसका वर्णन यहाँ किया है। रामायण के आधार पर रामचरितमानस जो महाकाव्य है, वाल्मीकि कृत रामायण वो भी महाकाव्य है। तो प्रबंध जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित है उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। जीवन से लेकर मृत्यु तक की घटना का वर्णन यानी कि महाकाव्य। यहाँ एक छोटे से खंड का जिसमें निरूपण होता है वो खंड काव्य। और यहाँ मुक्तक काव्य, मुक्तक काव्य है वो पद्य में रचित है। खंड काव्य भी पद्य में रचित होगा, महाकाव्य भी पद्य में रचित होगा। तो मुक्तक कैसा कहते हैं? मुक्तक यानी कि मोती, जैसे एक मोती को दूसरे मोती की कोई परवाह नहीं होती, या फिर उसे अलग अलग रखा जाए तो साथ में जुड़कर नहीं रह सकते, स्वतंत्रता है उसकी, स्वतंत्र अपना अस्तित्व है, वैसे ही मुक्तक काव्य है। वो मुक्तक काव्य में भी एक श्लोक को, एक पद्य को दूसरे पद्य की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि क्रमबद्धता, यहाँ क्रमबद्धता, कथा वस्तु की क्रमबद्धता अनिवार्य है और यहाँ कथा वस्तु की अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपना अपना अस्तित्व है एक पद्य का। जैसे कि कबीर के दोहे, एक दोहा जो कहता है वही बात दूसरा दोहा नहीं कहता, दूसरे दोहे में कोई कंटेंट है, विषय वस्तु है, अलग ही होती है। तो जो जहां कथा वस्तु की कोई क्रमबद्धता नहीं है, अपना अपना अस्तित्व स्वतंत्र है, वो है मुक्तक काव्य। तो ये हुआ आख्यायिका गीति प्रकार भी एक आता है कि जिसमें आख्यान हो, आख्यान प्रकार के विषय वस्तु को लेकर वो चलती है। तो ये हुआ स्वरूप कि कोई भी कवि अपने गद्य में लिखे या पद्य में लिखे, लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है, ये पद्य
या वो प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है। दृश्य काव्य के मैंने आपको पहले बताया नाटक के 10 प्रकार काव्य शास्त्रीय ने बताए हैं। नाटक, प्रकरण, बाण, प्रहसन, डीम, व्यायोग, इहा, मृग, समौकार ने विधि। तो नाटक भी 10 प्रकार के हैं। आपको आज तक यही पता चला, नाटक जो रंगमंच पर प्रस्तुत होता है वह नाटक, वो नाटक भी 10 प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि सभी नाटक की कथा वस्तु एक समान नहीं है, सभी की रस एक समान नहीं है, सभी का अपना अपना अस्तित्व है। तो दृश्य काव्य नाटक क्यों? क्योंकि हम उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं शैली के आधार पर। तो यहाँ जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो गद्य जिसमें अक्षरों का माप, परिमाण निश्चित नहीं है, उसे गद्य कहते हैं। जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित है वो पद्य है। जैसे कि अनुष्टुप छंद में ही पद्य लिखा जाए, मालिनी छंद में लिखा जाए, वसंत तिलका में, तो वसंत तिलका छंद है तो कितने अक्षर? तो कि 14 अक्षर। अनुष्टुप छंद है तो कितने अक्षर? 32 अक्षर। तो जो श्लोकबद्ध छंदबद्ध रचना है, जिसमें छंदों की आवश्यकता है, जिसमें अक्षरों का माप निश्चित है, वो गद्य है। और जिसमें अक्षरों का माप निश्चित नहीं है, जो पैराग्राफ बद्ध है, वो क्या है? गद्य। और मिश्र में क्या है? जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, तो वो मिश्र प्रकार का। ये हुआ कवि की शैली। कवि गद्य भी लिख सकता है या फिर पद्य या फिर मिश्र। तो कवि यहाँ जो लिखता है, गद्य लिखता है, पद्य लिखता है, मिश्र लिखता है, तो वो जो भी लिखे, लेकिन उसे स्वरूप इतने में से ही पसंद करना होता है। नाटक लिखना है तो गद्य में लिखो, महाकाव्य लिखना है तो पद्य में लिखो, खंड काव्य है तो पद्य में है। तो यहाँ गद्य के अंतर्गत आएगी कहानियां, जो हमारे कहानी, उपन्यास, आख्यायिका, गीति, जो आप कहानियां पढ़ने वाले हैं, गद्य का एक प्रकार है। उन कहानियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अस्तु।